नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड ओजांक और बहुत बड़ी खबर आई है और वो है सुपर टाइफून रगासा। सुपर टाइफून है और जिसने एशिया में भयानक तबाही मचा दी है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये रगासा क्या है। और ये इस साल का सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। आप जानते हैं कि साइक्लोन यानी चक्रवात को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। चीन में इसे टाइफून कहा जाता है, वहीं भारत में इसे चक्रवात और ऑस्ट्रेलिया में से विलीविलीज के नाम से भी जाने जाते हैं। तो कई क्षेत्रों में अलग अलग इनके नाम हैं। तो लेट्स स्टार्ट, समझते हैं कि क्यों ये चीन, हांगकांग, ताइवान और फिलीपींस में भयानक तबाही मचाने जा रहा है। मैं आपका गाइड ओजांक, आज मैं इसी पे आपसे बात करने जा रहा हूं। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग कि ये चीज हमारे लिए कैसे बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो तूफान के रास्ते की अगर हम बात करें तो तूफान का रास्ता फिलीपींस से होते हुए ताइवान और ताइवान से फिर दक्षिणी चीन सागर, वहां से स्ट्राइक करेगा। पानी इसको चाहिए होता है। चक्रवात की जो पावर होती है, लो प्रेशर बेल्ट जो होता है, वो वाटर के ऊपर मिलता है। तो मोस्टली ये पानी के ऊपर आकर जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो बहुत पावरफुल हो जाता है। तो ये रहा इसका टोटल रास्ता जो यहां से होते हुए जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो इसने बहुत बड़े स्तर पर तबाही मचाई। इसमें पहली तबाही अगर हम देखेंगे तो दक्षिणी चीन का जो गुआंगडोंग प्रांत है, वहां से लगभग 20 लाख लोगों को, ये मैसिव है, बहुत बड़ी चेतावनी है, बहुत ही भयानक चेतावनी है। 20 लाख लोगों को यहां से निकाला जा रहा है। और यहां पर जो जब चक्रवात चलते हैं तो बहुत तेजी से हवा घूमते हुए चलती है, 195 किलोमीटर प्रति घंटा। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना मैसिव है, कितना भयानक है। जिस चीज से ये टकराएगा, अगर सेंटर की इसकी हवा देखें तो ये तबाह करके रख देगा। अभी तक जो ताइवान में बैरियर झील है, बैरियर झील के फटने से अभी तक 14 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। और माना जा रहा है कि अभी जो कैजुअलिटीज की संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। इसको देखते हुए चीन में आपातकाल यानी इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। और लगभग 10 शहरों की बात कर रहा हूं। इतना बड़ा लेवल पे तूफान है कि 10 शहरों में जो स्कूल हैं और जो कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स हैं, कमर्शियल संस्थान है, वो बंद कर दिए गए हैं। यहां तक कि यांगजियांग और झानजियांग के बीच तूफान बहुत भयानक आने की संभावना है। सारा ट्रांसपोर्टेशन ठप हो चुका है, ट्रेनें बंद कर दी गई हैं, कारखाने बंद हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो गुआंगडोन प्रांत में जो पूरी रेल यात्रा है, इस तबाही को देखते हुए, इसके जो खतरे को देखते हुए इसको रोक दिया गया है। ताइवान की अगर त्रासदी की बात करें तो ताइवान ने भयानक त्रासदी का जो है सामना किया है। वहां पे एक झील है बैरियर झील, और बैरियर झील में जब ये हवाओं का प्रकोप हुआ, पानी का प्रकोप हुआ, तो वो झील ही फट गई। इतना भूस्खलन हुआ, इतने लैंडस्लाइड हुई और वहां से ग्वांगफू शहर में जो है बाढ़ आ गई। जब झील फटी तो बहुत तेजी से पानी अंदर आया और तत्काल ही जो है वो, अभी तक की जानकारी में 14 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन सबसे दुखद बात है, 129 लोग लापता हो गए हैं, यहां से वो गायब हो चुके हैं। अगर हम बात करें तो इसकी निकासी की जांच, तो प्रधानमंत्री ने जो है वो इसकी जो विफल क्यों हुआ, क्या चीजें हुई, वहां पर इन्होंने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन जब डिजास्टर आता है तो वो कुछ भी नहीं देखता है। ये मैसेज हमारे लिए बहुत क्लियर है। फिलीपींस में भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, 10 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 7 लाख लोग इस जो है ये तूफान चक्रवाती जो सुपर टाइफून है, इसकी वजह से वो तबाह हुए हैं। अगर हम बात करें तो लगभग अभी तक मात्र 24 घंटे के अंदर 25,000 से ज्यादा लोग रिफ्यूजी कैंप्स में रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भयानक जो है तबाही है। और हांगकांग में भी बहुत ही खतरनाक स्थिति है। टाइफून सिग्नल 10 जारी हो चुका है। ये तब जारी होता है जब ये सर्वोच्च स्तर होता है, यानी हाईएस्ट लेवल है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। व्यापार और परिवहन सेवाएं बंद कर दी गई हैं। व्यापक स्तर पर बाढ़ आने की संभावना बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि होटल लॉबीज में भी पानी घुस गया है और वीडियोज में लगातार ये चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अभी तक जो 760 लोग अलग अलग आश्रमों में, शरणार्थी स्थलों में वो जो है शरण ले चुके हैं। इस बीच में कुछ मछुआरे समुद्र में जाते हैं और उनको भयानक दुर्घटना का सामना करता है। इसमें पूरी नाव जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। 7 मछुआरे डूब जाते हैं, नाव पलट जाती है और अभी भी 5 मछुआरों का कोई पता नहीं है कि वो कहां गए, उनके साथ क्या हुआ। तो समुद्र में ना जाने की लगातार चेतावनी चल रही है। तो ये बहुत ही व्यापक तूफान है। अब हम बात करते हैं जो हमारे जागरूक जो ऑडियंस है उनके लिए, कि आखिर ये सुपर टाइफून होता क्या है, इसको सुपर टाइफून क्यों कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जब इसकी हवा की गति, याद रखिएगा,
जब उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन में जब एयर का जो मूवमेंट है 240 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 150 मील प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड हो जाती है तो उसको सुपर टाइफून कहा जाता है। और सुपर वर्ड इसलिए लगा दिया जाता है ताकि इससे इसकी विनाशकारी जो शक्ति यानी कि डिस्ट्रक्टिव पावर है इसका पता चले। अब 240 किलोमीटर प्रति घंटे से जब चलती हुई हवा और उसके साथ जब नमी आकर टकराती है तो यह भयानक तबाही मचाती है। बहुत बड़े स्तर पर जो है वो वर्षा होती है, तबाहियां हो जाती है और लोगों को संभलने का मौका नहीं मिलता। एक बार हम इस चक्रवात की लाइफ साइकिल को समझते हैं तो सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो सबसे पहले जो पानी है वो समुद्र की सतह पर गर्म होने लगता है। जब वो गर्म होता है तो वहां से उसका वाष्पीकरण यानी कि वो एवोपरेशन होकर वो ऊपर की तरफ जाता है। आगे जाने पर जब हवा ऊपर की तरफ उठती है तो वहां पर उसको नमी जो है संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है और वहां पर वो जल रूप धारण करना शुरू कर देता है। लेकिन जहां पर अत्यधिक गर्मी होती है, जहां से पानी उठ रहा होता है, वहां पर लो प्रेशर एरिया बन जाता है। जब अंदर बहुत ही सघन लो प्रेशर एरिया बन जाता है तो बाहर से हवा घूमते हुए अंदर की तरफ चलनी शुरू हो जाती है, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। और जब ये मूव करती है तो हवा चक्र यानी कि वो घूमती हुई चलती है और घूमने की वजह से इसके अंदर लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा का कॉन्सेप्ट आता है और अचानक से जो ये भाप होती है इसकी ऊष्मा यहां पर काम करने लगती है। घूमने से यहां पर जो है वो कोरियोलिस फोर्स क्रिएट होता है, इसकी आई यानी आंख का निर्माण हो जाता है। तो अगर हम बात करें तो क्या क्या चीजें होती हैं, तो अगर हम देखेंगे कि तूफान को ऊर्जा प्रदान करने के लिए जो समुद्र जल का स्तर है वो 26.5 साढ़े 26 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाना चाहिए। जितने भी हमारे जागरूक श्रोता हैं वो समझे इसको। और इतना जब सबसे बड़ी बात है सागर वहां गहरा होना चाहिए, पानी ज्यादा देर तक गर्म होना चाहिए ताकि लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो सके। इसके बाद जो हवा की ऊंचाई है, जो हवा का मूवमेंट है वो ज्यादा डिस्पर्स नहीं होना चाहिए, वो एक जगह कंडेंस होना चाहिए ताकि हवा संगठित होकर अचानक से सडनली वो रोटेट करना शुरू कर सके और इसकी जो चक्रीय शक्ति होती है, जो इसकी जो है रोटेशनल वेलोसिटी होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। और इसके साथ साथ मौसम में आर्द्रता यानी कि मॉइस्चर कंटेन होना चाहिए ताकि भयानक वर्षा इसके साथ जो है वो देखी जाती है। आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे चक्रवात का सेगमेंट रहा और इस तरह का सुपर टाइफून पूरी दुनिया को तबाह कर रहा है। हम ये सबक सकते हैं कि हम इससे सबक क्या ले सकते हैं। तो ताइवान में लगातार ये देखा गया कि लोगों को इवैक्यूएट करने का ऑर्डर दिया गया लेकिन लोगों ने वहां से नहीं हटे। क्या यह सरकारी विफलता है या लोग अपने जीवन में इतना इंडल्ज हो चुके हैं कि उन्होंने इस तरह की चेतावनी को नजरअंदाज किया जिसकी कीमत जो है वो ताइवान के लोगों को चुकानी पड़ी। दूसरा, ये क्षेत्र जो है पूरा समुद्री क्षेत्र और यहां चक्रवात आते रहते हैं, साइक्लोन आते रहते हैं। तो अब समय आ गया है कि दुश्मनी को भुलाकर एशिया प्रशांत क्षेत्र को यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र को एक चेतावनी प्रणाली यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम के अंदर जोड़ा जाए और सभी जितने भी कोस्टल एरिया इंक्लूडिंग इंडिया वो भी, क्योंकि वहां पे भी हमारे बे ऑफ बंगाल में लगातार चक्रवात आते रहते हैं, तो हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है डेवलप करना है। भारत ने इस बीच में बहुत महारत हासिल कर ली है। चाइना अपनी टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देता लेकिन भारत यहां आगे बढ़कर अर्ली वार्निंग सिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिर इतनी तेज हवाएं चली कैसे, आखिर ये चक्रवात इतना विशद हुआ कैसे। क्या ये जलवायु परिवर्तन है? क्या जलवायु परिवर्तन का खतरा हमारे सामने स्पष्ट आ चुका है? अगर आ चुका है तो जलवायु परिवर्तन पर डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि जो क्लाइमेटिक चेंजेस है वो एक शिगुफा है, वो केवल एक हवाबाजी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो क्या जलवायु परिवर्तन अब एक ऐसी सच्चाई हो चुकी है जिससे हम मुंह मोड़ नहीं सकते और हमने अगर मुंह मोड़ लिया तो मानवता के ऊपर खतरा स्पष्ट रूप से आ जाएगा? आप क्या सोचते हैं इन तीनों में कि क्या यह ताइवान सरकार की विफलता है या हमें क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है या जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा इसका कारण है? आपकी जो भी राय हो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा, इसका जो डाटा है वो आपको कैसा लगा, और इस तरह की श्रृंखला को मैं कंटिन्यू रखता हूं तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे साथ जुड़े रहें। आपका गाइड ओजांक, जल्दी ही मिलता हूं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।